कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे और पठन पाठन कर रहे होंगे। नहीं तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स मीन्स मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियर चैप्टर 13 एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 12, जिसके अंतर्गत हम लोग रेडियो एक्टिविटी को देख रहे हैं और आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी 05 देखेंगे। ये न्यूक्लियाई के ही अंतर्गत हैं, पर इनको हम एक सेपरेट हेडिंग के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है, लंबा चलने वाला भी है, 2-3 लेक्चर और लगेंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर रिएक्शन को, कंप्लीट किए थे न्यूक्लियर रिएक्शन को, और उसी न्यूक्लियर रिएक्शन का एक बड़ा सा भाग है न्यूक्लियर फिजन मतलब विखंडन एंड फ्यूजन मतलब संलयन, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर विखंडन क्या होता है। यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पिछला लेक्चर अवश्य देखें न्यूक्लियर रिएक्शन, फिर उसके बाद इसको देखें, आपको पूरा समझ में आएंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। इसको कहते हैं हम लोग नाभिकीय, ये थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं इसको? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन का हम छोटी मोटी डिफिनेशन जान लेते हैं। होता क्या है? कहता है जब कोई बड़े नाभिक, या इसको ऐसे लिखें, जब कोई बड़े नाभिक में वैसी घटना जिसमें एक बड़े नाभिक, बड़े न्यूक्लियस टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियस में बदल जाता है तो उसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन बम्बार्डिंग के द्वारा होता है। न्यूक्लियर फिजन, ये लाइन जो लिख रहे हैं ये केवल न्यूक्लियर फिजन के लिए ही लागू नहीं होता, पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स में चला रही है। न्यूक्लियर फिजन में मास डिफेक्ट भी होता है। मतलब क्या? जो छोटे छोटे नाभिक बना है ना, और जो बड़े नाभिक है, तो बड़े नाभिक के द्रव्यमान और छोटे छोटे नाभिक के द्रव्यमान को जब जोड़ देते हैं तो एक जैसा द्रव्यमान नहीं होता। इसका मतलब द्रव्यमान की कहीं न कहीं क्षति हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट भी होता है। आगे कहता है मास डिफेक्ट के कारण काफी मात्रा में
एनर्जी रिलीज्ड होती है, एनर्जी रिलीज्ड होती है जिसका कैलकुलेशन आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन से किया जाता है। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल m और c स्क्वायर। ये क्या है? मास डिफेक्ट। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये न्यूक्लियर फिजन की कुछ बातें हैं, इनको आप पहले नोट करें, फिर उसके बाद इसको मिटा करके दूसरे और इससे आगे लिखते हैं। फटाफट नोट करेंगे। आइए एक बार इनको पुनः देख लेते हैं। क्या कहता है? वैसी घटना जिसमें एक बड़े न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और इस पर क्या करवाएं? बमबार्डिंग करवाएं। ये क्या हुआ? छोटे छोटे न्यूक्लियस में विखंडित हो गया। छोटे छोटे न्यूक्लियस में विखंडित होना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियस में बदल जाता है तो उसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। फिजन का मतलब विखंडन, फिजन मतलब विखंडन। न्यूक्लियर फिजन बमबार्डिंग का मतलब प्रहार, किसी पार्टिकल के द्वारा क्या करते हैं, जिसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। पिछले लेक्चर में आप सुने होंगे, प्रोजेक्टाइल के द्वारा क्या करते हैं, इस पर बमबार्डिंग करते हैं, के द्वारा होता है। न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर फिजन याद रखेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में अभी तक में जितना पढ़े हैं वहां पर कौन आया है? मास डिफेक्ट आया है। और एनर्जी का मूल कारण क्या है? मास डिफेक्ट। तो क्या कहा है? न्यूक्लियर फिजन में मास डिफेक्ट भी होता है। मास डिफेक्ट के कारण काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज्ड होती है, जिसका कैलकुलेशन आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन से किया जाता है। जैसे E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर यहाँ पर डेल m लेंगे। यही डेल m क्या है अपन को? मास डिफेक्ट। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। तो चलिए इनको इरेज करते हैं और इनसे थोड़ी और आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे कहता है कि न्यूक्लियर फिजन का खोज सर्वप्रथम 1938 में, याद कीजिए 1938 में फिजन का खोज हुआ और 45 में बम बन गया। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी याद कीजिए, उनसे पहले इस बम का परीक्षण नहीं हुआ था। सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में हन तथा स्ट्रासमैन ने किया था। किसने? न्यूक्लियर फिजन का खोज। इसका एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट क्या था? नहीं, हन तथा स्ट्रासमैन का एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट यूरेनियम 92-235 था। यूरेनियम 235 पर इसमें इन्होंने क्या किया?
इन्होंने मतलब किसने, हन तथा स्ट्रासमैन ने, इन्होंने यूरेनियम 92-235 के न्यूक्लियस पर थर्मल न्यूट्रॉन का प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप, इधर मिटा, फटाक से उसको नोट कर लीजिए, इधर मिटा नहीं करता, जिसके फलस्वरूप Ba तथा क्रिप्टन के साथ साथ 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन, जिसके फलस्वरूप प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप Ba तथा क्रिप्टॉन के साथ साथ 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। Ba की डाटा 56, 41, 36, 92, 56, 141, 36 और 92, और कितने न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। तो जरा देखते हैं इसको रिएक्शन में इसको देखते हैं क्या होता है। यूरेनियम 92-235 पर प्रहार किससे किया, थर्मल न्यूट्रॉन। बाद में जानेंगे कि थर्मल न्यूट्रॉन होता क्या है। ये सारे के सारे अभी किसके बारे में देख रहे हैं, हन और स्ट्रासमैन ने जो प्रयोग किया था, किया आगे बन गया इनको Ba 56, 148 प्लस क्रिप्टॉन 36, 92 प्लस 3 थर्मल न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, ऐसा इन्होंने देखा। अब जरा देखिए, बम्बार्डिंग के फलस्वरूप Ba और क्रिप्टन ही नहीं रिलीज होता है, यहां पर नोट में लिखेंगे 92-235 के न्यूक्लियस पर थर्मल न्यूट्रॉन के प्रहार से केवल Ba 56, 141 तथा क्रिप्टॉन 36, 92 ही नहीं बल्कि अन्य न्यूक्लियस भी बन सकता है, परंतु प्रत्येक अवस्था में
प्रत्येक अवस्था में रिलीज एनर्जी समान होगा। यही तो है सेम चीज। फटाक से इनको एक बार आप नोट कर लें, उसके बाद देखते हैं क्या इन्होंने पाया। फटाक से नोट कर लें। चलिए एक बार इनको पुनः देख लेते हैं। कहता है कि न्यूक्लियर फिजन का खोज सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में हन तथा स्ट्रासमैन ने किया था। इन्होंने किस पर किया? हन तथा स्ट्रासमैन का एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट यूरेनियम 235 था। सबसे पहले जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की गई फिजन का वो यूरेनियम 235 पर। उन्होंने मतलब किसने? हन तथा स्ट्रासमैन ने यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर थर्मल न्यूट्रॉन, अभी थोड़ा अंदर दबा करके रखें, किनको? थर्मल न्यूट्रॉन को, ये आगे आने वाला है, तब फिर बताएंगे थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है। थर्मल न्यूट्रॉन का प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने देखा कि Ba141 तथा क्रिप्टॉन 3692 के साथ साथ 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। मतलब सेकेंडरी न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फिजन के फलस्वरूप प्राप्त न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रॉन। और जिस न्यूट्रॉन से इस पर प्रहार किया गया उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा। या ये देखिए, इसको रिएक्शन फेज में देखते हैं। यूरेनियम 235 लिया, इस पर प्रहार किससे करवाएं? थर्मल न्यूट्रॉन से। किससे? थर्मल न्यूट्रॉन से। बना क्या? बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टन 3692 और 3 सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, न्यूट्रॉन बना। और साथ में क्या रिलीज हो रहा है? एनर्जी। आइए इस नोट को भी मार्क करेंगे। ये कहता है कि यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर थर्मल न्यूट्रॉन के प्रहार से केवल Ba तथा Kr ही नहीं बनता है। इस पर प्रहार करवाएं और Ba और Kr बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, 2 छोटे छोटे हल्के नाभिक कुछ भी हो सकता है। याद रखें, ही नहीं बल्कि अन्य न्यूक्लियस भी बन सकता। इन्होंने जो पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था तो इनको ये बना। फिर बार बार जब इन्होंने रिपीट किया तो कभी नाइट्रोजन भी बन रहे थे, कभी Ba के अलावा जो है Sr भी बन रहे थे। तो इन्होंने कहा कि Kr ही नहीं बल्कि अन्य न्यूक्लियस भी बन सकता है। पर जितने बार इसका एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग न्यूक्लियस तो बना, लेकिन रिलीज एनर्जी जो हुआ प्रत्येक अवस्था में रिलीज एनर्जी समान होता है, समान प्राप्त किया इन्होंने। इसलिए यदि यहां पर मान लिया जाए कि U प्लस एन, यहां पर XY बना दें, फिर यहां पर क्या कर दें AB बना दें, फिर CD बना दें और XY का एनर्जी E1 कर दें, AB का एनर्जी E2 कर दें, CD का एनर्जी E3 कर दें, क्या E1 बराबर E2 बराबर E3 होगा? तो कहेंगे यही तो बराबर होगा, यही तो बराबर होगा कि E1 बराबर E2 बराबर E3 होगा। देख लेते हैं कैसे। नोट कर लिए होंगे? नहीं, देखिए इधर मिटा रहे हैं और देखते हैं कैसे। इन्होंने इससे कहना क्या चाहा? नोट से इन्होंने क्या कहा है? नोट लिखवा करके हमसे नहीं, इन्होंने बताया कि यूरेनियम लीजिए और कितना लेना है? 235। अब कोई जरूरी नहीं कि यूरेनियम में कुछ भी ले सकते हैं, पर एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने इस पर किया था। इस पर न्यूट्रॉन लगाइए, प्रहार करवाइए, ये बन रहा है X प्लस Y प्लस 3 थर्मल न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी E1। फिर कहा इन्होंने कि आप लीजिए यूरेनियम 92 लीजिए और 235, इस पर फिर प्रहार करवाइए न्यूट्रॉन से, बना लीजिए A प्लस B प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस E2। कहा एक बार और कीजिए ना, 92 235 प्लस न्यूट्रॉन प्रहार करवाएं C प्लस D बना लीजिए और बन रहा है 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्लस E3। कहा ये A B C D X Y बराबर नहीं होगा, यहां पर X नॉट इक्वल टू Y नॉट इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C नॉट इक्वल टू D, पर
बट E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्होंने प्राप्त किया है डाटा के अनुसार, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही कहता है नोट कि प्रत्येक अवस्था में रिलीज एनर्जी समान होगा, प्रत्येक अवस्था में, चाहे XY बने, चाहे AB बने, चाहे CD बने, पर E1 E2 E3 जो होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। E1 E2 E3 बराबर E और बराबर लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ। इस क्लियर, कोई तकलीफ नहीं ना, तो इनको अभी नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होगा। नहीं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन जब अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का रूप ले लेता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, जिसे नियंत्रित करना पॉसिबल नहीं है। उसी के सिद्धांत पर बमबार्डिंग होता है, बम का निर्माण किया जाता है। इनको आप नोट कर लें, इनको इरेज करेंगे। दो डेफिनेशन देखनी है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का और एक थर्मल न्यूट्रॉन का। सेकेंडरी न्यूक्लियर न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन को देख करके हम लोग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। इनको नोट कर ले फटाक से। सेकेंडरी न्यूट्रॉन, सेकेंडरी न्यूट्रॉन क्या होता है देख लेते हैं। नहीं, न्यूक्लियर फिजन के फलस्वरूप उत्पन्न न्यूट्रॉन्स को सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स कहते हैं। प्रत्येक बम्बार्डिंग, प्रत्येक फिजन, प्रत्येक न्यूक्लियर फिजन के फलस्वरूप 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। नोट, सेकेंडरी न्यूट्रॉन फर्दर या आगे न्यूक्लियर फिजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कहता है सेकेंडरी न्यूट्रॉन आगे न्यूक्लियर फिजन के लिए, एक बार तो न्यूक्लियर फिजन हुआ, 3 को बना, फिर आगे भी हो सकता है किनके वजह से, सेकेंडरी न्यूट्रॉन के वजह से। तो सेकेंडरी न्यूट्रॉन को देखें। अब यहां देख लेते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन क्या, नहीं, थर्मल न्यूट्रॉन मंद गति एवं कम
एनर्जी वाले न्यूट्रॉन को गति भी क्या होनी चाहिए, मंद, स्लो मोशन। मंद गति एवं कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन किसे कहते हैं, मंद गति एवं कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है नॉर्मल न्यूट्रॉन से, इसका एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1/40 इसका स्पीड डाटा, इसका स्पीड 2.2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यह एनर्जी भी बहुत कम है, इसका एनर्जी कितना 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका स्पीड 2.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये रही सेकेंडरी न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन की कहानी। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को, फटाक से आप नोट कर लें। चलिए देखिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, देख रहे होंगे बड़ा लंबी चौड़ी श्रृंखला। आइए पहले डेफिनेशन को देखते हैं गौर से। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहता है न्यूक्लियर फिजन से प्राप्त सेकेंडरी न्यूट्रॉन, नीचे में भी लिखे थे सेकेंडरी न्यूट्रॉन फर्दर माना आगे फिजन का कारक हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल। न्यूक्लियर फिजन से प्राप्त सेकेंडरी न्यूट्रॉन डॉटर न्यूक्लियस पर प्रहार करता है तो न्यूक्लियर फिजन श्रृंखलाबद्ध बढ़ते जाते हैं, जिसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। ये तो डिफिनेशन है, नहीं आइए यहां पर समझते हैं। एक न्यूक्लियस लिया है अपन जो यूरेनियम 235 का नाभिक है, जिस पर हमने किसको प्रहार किया, थर्मल न्यूट्रॉन से प्रहार किया। सॉरी उल्टा लिखा गया है, 10 थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में बताएं। लो एनर्जी स्लो मोशन से प्रहार करवाएं, ये भड़ाम से एकदम फट गए। फट करके कितना 2 या 2 से अधिक, याद रखेंगे। वैसे पहले रिएक्शन में 2 लिखाए थे, पर देखिए परिभाषा में लिखे थे कि 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस, साथ ही 3 न्यूट्रॉन भी बनाते हैं, साथ ही 3 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए ये थर्मल न्यूट्रॉन, ये टारगेट न्यूक्लियस जिस पर इससे प्रहार किया गया, और इसको प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, याद रखें। इस पर प्रहार किए, ये 1 2 3, ये तीनों क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ इसमें तीर नहीं लगा है तो ये नहीं समझना कि ये नहीं है। ये माने यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन है, ये तीनों जो है ये डॉटर न्यूक्लियस है, माना संतति केंद्रक है, और इस पर प्रहार करता है। इस पर प्रहार किया, ये इस पर प्रहार किया, फिर ये इस पर प्रहार किया। सेकेंडरी न्यूट्रॉन डॉटर न्यूक्लियस पर प्रहार करता है तो न्यूक्लियर फिजन श्रृंखलाबद्ध बढ़ते ही जाते हैं। श्रृंखलाबद्ध, इस पर प्रहार किया, फिर 3 न्यूक्लियस बना, 3 न्यूट्रॉन बना। हाँ, ऐसे ही फिर इस पर प्रहार करेगा, 3 एकदम ये ऐसे करके बढ़ते ही जाते हैं। दिस रिएक्शन इज नाउन एज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इससे लाभ भी है और हानि भी है। प्रकृति में क्या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है? हाँ होती है। प्रकृति में इसका नियंत्रण भी होता है? हाँ होता है। देखते हैं, फटाक से इनको आप नोट कर रहे हैं, इनको इरेज करेंगे और इसी से संबंधित आगे बातें और लिखेंगे। फटाक से नोट करें।
चलिए देखते हैं क्या कहता है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का नियंत्रण माने कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा होता है। यहां पर देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर को बड़े मोटे लाइन से घेर करके रखे और नीचे में VVI मार्क भी है। शायद अगला लेक्चर 06 किसके ऊपर होने वाले हो, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर। यहां से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव और 5 मार्क्स की 5 नंबर की सब्जेक्टिव बनता है। यदि 4 नंबर की ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया तो सब्जेक्टिव में इसको हटा देंगे। यदि यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं लिया, ऑब्जेक्टिव तो लेना ही है, यदि 1 आध नंबर का 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव लिया तो ये तो रहना ही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर की रचना के बारे में बताएं। तो 06 मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ जान लीजिए कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का नियंत्रण माने कंट्रोल किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा होता है। अब ये तो आर्टिफिशियल है, जब हम लोग अपना यूज के लिए करवाते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। क्या प्रकृति में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं होता है? क्या प्रकृति में यूरेनियम नहीं है? है, पर देखिए यहाँ पर प्रकृति में होने वाली न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। प्रकृति में भी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है पर ये खुद से क्या हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। नेचर अपने आप में बहुत बड़े इंजीनियर है, साइंटिस्ट है। सब कुछ को, न्यूक्लियर को भी खुश कर दिया कि तुम चेन रिएक्शन करो और उसको आपस में क्या कर लिया, कंट्रोल भी कर लिया, नियंत्रित भी कर लिया। तो देखिए नेचर कैसे कंट्रोल करते हैं। नेचर चेक विदाउट ओरिजिनल एनर्जी, बिना वास्तविक ऊर्जा को पहचाने हुए कंट्रोल कर लिया। प्रकृति में होने वाली न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। कैसे? तो प्रकृति में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन निम्न कारण से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन निम्न कारण से नियंत्रित होता है, नियंत्रित होता है। वो कारण कौन है? नंबर 1 लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का लीक हो जाना। अब होता कैसे? तो जब सेकेंडरी न्यूट्रॉन हाई एनर्जी के कारण सिस्टम से एस्केप माने पलायन कर जाता है। अब न्यूक्लियर पर बम्बार्डिंग किए माने फिजन हुई, यहां से 3 न्यूट्रॉन बना और 3 न्यूट्रॉन अधिक ऊर्जा की वजह से क्या हो जाता है कि उसको टारगेट करना चाहिए डॉटर न्यूक्लियाई को, तो वो वहां से क्या हो जाता है, पलायन कर जाता है, भाग जाता है। तो डॉटर न्यूक्लियस पर अटैक ही नहीं करेगा तो क्या ये फ्यूजन होगा? पुनः नहीं होगा। तो कहता है सिस्टम से क्या होते हैं, पलायन कर जाता है, तो आगे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। यदि पलायन नहीं करता, डॉटर न्यूक्लियस पर अटैक करता, तो फिर आगे फ्यूजन की क्रिया होती। पर ये एस्केप कर गया, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग सिस्टम से बाहर निकल गया। दूसरा कारण कहता है कि ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय इंप्यूरिटी। अब जानते हैं कि यूरेनियम एक मेटल है, धातु है, और प्रकृति में धातु मुक्त अवस्था में होते नहीं, उसके साथ अशुद्धियां होती है जिसको हम लोग गैंग या मैट्रिक्स भी कहते हैं। धातु के साथ मिले हुए अशुद्धियां को क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। गैंग या गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यूरेनियम 235 के साथ उपस्थित अशुद्धियां जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आगे न्यूक्लियर फिजन स्टॉप हो जाती है। अब न्यूट्रॉन है ही नहीं जो इस पर क्या करेगा, न्यूक्लियस पर प्रहार करेगा और न्यूक्लियर फिजन होगा। प्रकृति अपने आप देखिए सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण इंप्यूरिटी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। आगे देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय यूरेनियम। यूरेनियम भी न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। जैसे देखिए यूरेनियम 235 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन को अवशोषित कर यूरेनियम 238 में बदल जाता है। 3 न्यूट्रॉन लिया तो 35 से 3 38, यूरेनियम 238 में बदल जाता है। फलस्वरूप फिजन स्टॉप हो जाता है, फिजन होता ही नहीं। एक कारण और है, महत्वपूर्ण कारण है, फटाक से इनको नोट कर लीजिए, इनको इरेज करके अगला कारण लिखते हैं, चौथा नंबर। चलिए देखिए चौथा नंबर जो है वो क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज किसको कहते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रॉन के लीकेज के कारण। लीकेज बताएं कि चाहे वो सिस्टम से एस्केप कर जाए या इंप्यूरिटी के द्वारा अवशोषित हो जाए या यूरेनियम के द्वारा अवशोषित हो जाए। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के लीकेज के कारण
फिजन का श्रृंखला में, फिजन के श्रृंखला या फिजन श्रृंखला में नहीं होता, फिजन श्रृंखला में नहीं होता है, जिससे टारगेट न्यूक्लियस तथा डॉटर न्यूक्लियस के अनुपात लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, जिसे क्रिटिकल साइज कहते हैं। माने आकार बढ़ता नहीं, ये श्रृंखलाबद्ध नहीं होता, एक बार भी खंडित हुआ फिर ये कंट्रोल हो गया, जिसको क्या कहते हैं अपन, क्रिटिकल साइज कहते हैं। आइए यहां पर देखते हैं न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर के, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर जिसको हम के से डिनोट करते हैं, कहता क्या है, न्यूक्लियर फिजन के फलस्वरूप उत्पन्न माने रिप्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स तथा लीकेज के कारण लॉस न्यूट्रॉन्स के अनुपात को न्यूट्रॉन्स रिप्रोडक्शन फैक्टर के कहते हैं। के बराबर रिप्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स बटे लॉस न्यूट्रॉन्स। यदि k इक्वल टू 1 हो जाए इसी को अपन क्रिटिकल साइज कहते हैं। k यदि 1 से बड़ा हो जाए तो सुपर क्रिटिकल कम है, जिसको हम बम ब्लास्ट या एटॉमिक बम का सिद्धांत कहते हैं, एटम बम। ये एटम बम का स्थिति है, इसी सिद्धांत पर काम करता है ये एटम बम। यदि k इससे कम हो जाए तो इसको कहते हैं सब क्रिटिकल न्यूक्लियस कोलैप्स कर रहा है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। तो इनको आप फटाक से नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर ले। आइए नोट में देखते हैं, कहता है एटम बम न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यहां पर यदि आपको एटम बम के बारे में पूछें कि किसके सिद्धांत पर काम करता है, यदि ऑप्शन में केवल न्यूक्लियर फिजन हो तो आप इसमें लगाएं, यदि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन दोनों हो तो आप किसमें टिक करें, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। यदि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं है, न्यूक्लियर फिजन है तो इसमें टिक करें। यदि संयोग से दोनों यदि हो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन तो किसमें टिक करेंगे, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में। तो फटाक से इनको नोट कर लें, कर लें न्यूक्लियर फ्यूजन ना लें, फटाक से नोट कर लें। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। परिभाषा देख लेते हैं, वैसी घटना जिसमें दो या दो से अधिक न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करता है तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन दोनों मिला, यहाँ पर हाइड्रोजन ही है ये पर अनस्टेबल है। इससे क्या हुआ कि एक पॉजिट्रॉन निकल गया, माने एक चार्ज पार्टिकल निकल गया। तो एक चार्ज पार्टिकल निकलने से इसके एटॉमिक नंबर में एक कमी हुई, वो वेट तो वेट जिसका 10 रह गया। जैसे यहाँ पर देखिए ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का ही समस्थानिक ड्यूटेरियम जब आपस में मिला तो हीलियम बनाया। और ये रिएक्शन जो होता है ये सन एंड स्टार में होता है। ये रिएक्शन किस में होता है, सन एंड स्टार में। ये एनर्जी का मूल कारण क्या है, मास डिफेक्ट के कारण काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। आइंस्टीन के समीकरण से निकालते हैं E बराबर डेल mc स्क्वायर। यहां पर देखिए सन तथा स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखेंगे अंतर, सन तथा स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना होती है, फ्यूजन संलयन। नीचे है स्टेलर एनर्जी, सन तथा स्टार से लगातार प्राप्त होने वाली एनर्जी को स्टेलर एनर्जी कहते हैं। सन तथा स्टार से लगातार प्राप्त होने वाली एनर्जी को स्टेलर एनर्जी कहते हैं। स्टेलर एनर्जी का प्रमुख दो कारण हैं, तो इनको फटाक से नोट करें और इन दो कारण को देखते हैं, फटाक से नोट करें। चलिए आइए देखते हैं, दो कॉन्सेप्ट दिया गया है स्टेलर एनर्जी के संबंध में। पहला कॉन्सेप्ट है प्रोटॉन साइकिल, जिसको हम लोग पीपी साइकिल भी कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, जिसको हम CN साइकिल कहते हैं। आइए देखिए क्या कहता है प्रोटॉन साइकिल। कहता है इसमें दो प्रोटॉन माने H के फ्यूजन
मतलब संलयन से भारी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना दिया हीलियम, पर इसकी भार कितनी है 2। इन्होंने क्या किया, फिर एक हाइड्रोजन ग्रहण किया और अपनी भार को बढ़ा लिया 3। इन्होंने फिर क्या किया कि एक हाइड्रोजन ग्रहण किया और कितने भार बढ़ा लिए 4। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां पर क्या लिखे हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है। किस कंसेप्ट में, प्रोटॉन प्रोटॉन कंसेप्ट में 4 हाइड्रोजन का फ्यूजन होकर के क्या बनता है, हीलियम का नाभिक ग्रहण होता है। किसका नाभिक है ये, हीलियम का नाभिक। देखिए यहां पर कितने हाइड्रोजन के फ्यूजन हुए, 1 2 3 4। ये प्रोटॉन प्रोटॉन कंसेप्ट करता है। आगे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल कहता है या कार्बन नाइट्रोजन कंसेप्ट कहता है। इसमें कार्बन का न्यूक्लियस एक प्रोटॉन ग्रहण कर नाइट्रोजन का न्यूक्लियस प्राप्त कर लेता है, तथा नाइट्रोजन का न्यूक्लियस एक पॉजिट्रॉन त्याग कर कार्बन का न्यूक्लियस ग्रहण कर लेता है। देखिए कार्बन 6 12, एक हाइड्रोजन ग्रहण किया, 7 13 नाइट्रोजन बना लिया, प्लस एनर्जी निकला मास डिफेक्ट के कारण। नाइट्रोजन 7 14 है, एक पॉजिट्रॉन क्या किया, निकाल दिया, परमाणु संख्या 0 परमाणु संख्या 1। तो एक क्या कर दिया 7 14, एक पॉजिट्रॉन निकाल दिया, कार्बन 6 13 बना दिया, कार्बन 6 13। ये आइसोटोप है कार्बन का। तो ये कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है और ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है। तो इनको आप फटाक से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि सूर्य और तारा में अंतर क्या है, कौन सी साइकिल किस में होती है, किसकी एनर्जी का मूल कारण कौन है। नहीं तो फटाक से पहले इनको नोट कर ले, 1 2 3 4 5। नहीं उधर आप लिखें, इसको हम नोट कर, इसको इरेज कर लें। और नोट में 2 मूल बातें लिखने जा रहे हैं, उसको याद रखें। यहां लिखेंगे नोट नंबर 1, सन में प्रोटॉन साइकिल तथा कार्बन नाइट्रोजन साइकिल दोनों के कारण एनर्जी रिलीज्ड होता है। सूर्य में कौन कौन से साइकिल चलता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल तथा कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। दोनों के यहां पर कारण होगा, दोनों के कारण एनर्जी रिलीज होता है। तो सन में कौन कौन से साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन माने हीलियम का भी न्यूक्लियस बनना और नाइट्रोजन कार्बन का भी न्यूक्लियस बनना। आज तक जो पढ़ते आ रहे थे कि हाइड्रोजन का केवल संलयन होता है और हीलियम बनता है, जी नहीं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच भी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसके अंदर, सन सूर्य में, ऐसा देखा गया है सूर्य में। दूसरा है नोट नंबर 2, स्टार में कार्बन नाइट्रोजन साइकिल के कारण एनर्जी रिलीज होता है। भयंकर कॉन्सेप्ट है स्टेलर एनर्जी का, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। तो फटाक से इनको आप नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। उम्मीद करते हैं आप इनको छाप लिए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे न्यूक्लियर फिजन क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो समय अधिक हो जाने के कारण हम आपसे लेना चाहेंगे विदा, पर जाते जाते बता दें कि अगला लेक्चर जो 06 होने वाला है वो न्यूक्लियर रिएक्टर पर होने वाला है।
अतः इस लेक्चर को जब आप देखें तो इसके तुरंत बाद यदि आपके पास कोई किताब अवेलेबल हो तो न्यूक्लियर रिएक्टर को अवश्य पढ़ें। तो अगला लेक्चर केंद्रित होगा न्यूक्लियर रिएक्टर पर, मन नाभिकीय चेन रिएक्शन को, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को हम कैसे नियंत्रित करेंगे। शायद वो अगला लेक्चर सेकंड लास्ट लेक्चर हो जाए, शायद ही कह रहे हैं, हो सकता है एक आध लेक्चर और पढ़ सकते हैं। तो आपको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन समझ में आए नहीं आए, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में नोट करके आप जरूर दें। यदि पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।